हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से आज मैं रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग एक साल के बाद मैं आप लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत मशक्क़त से मैंने इस चीज़ को दबाने का प्रयास किया और लगभग एक साल हो चुका है। कुछ बातें थी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हर बात को शेयर कर पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन मैं जिस वजह से भी एक वर्ष आप लोग से दूर रहा, बहुत सारे दोस्त साथी संगी नाराज़ भी हुए हैं, बात नहीं करता है, ये फलना ढेकना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन समस्याएं हैं, मजबूरी है कि दूर रहना पड़ता है। किसको मन नहीं करता है लोगों से मिलना, बातें करना, हंसी ठिठोली करना, सभी को अच्छा लगता है। साथियों के बीच समय इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, समय देना, मिलना जुलना सभी को पसंद पड़ता है, सभी लोगों को ये पसंद है। लेकिन जब समस्याएं आती हैं, मजबूरी होती है या किसी एम को, लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए हर चीज़ को त्याग करना पड़ता है। और यही दुनिया का दस्तूर है, करना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमने दोस्तों से मुख मोड़ लिया है या मैं बात नहीं करना चाहता, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत पसंद है बातें करना, गप्पे लड़ाना, बातें करना, बचपना याद करना, सभी बहुत पसंद है। मैं एक रियलिटी अगर पूछा जाए तो मैं एक सामाजिक नहीं, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, होता ही है, लेकिन एक्चुअली हम समाज के बीच रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं किसी बातों को लेकर करके कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। तो खैर, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। अगर नहीं आपसे बात मैं कर पाया, बातें नहीं हो पाई, मिलने का प्रयास नहीं किया, नहीं मिल पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे दिल और दिमाग में कहीं कुछ आप लोगों के लिए वैसा नहीं है। मैं बिल्कुल चाहता हूँ और बखूबी मैं मिलूँगा। फ़िलहाल अभी भी मैं नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन समय आने के बाद मैं हर एक साथी से मैं मिलूँगा। भले मैं बातें नहीं करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, मजबूरी है, लेकिन कोई ऐसा मेरा साथी नहीं है जिससे मैं कभी एक दो बार भी मिला हूँ, उससे मैं समय निकाल करके मिलूँगा, खोज करके मिलूँगा। बस थोड़ा सा समय का इंतज़ार है। अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मैं सभी से समय निकाल करके और एक हौसला के साथ मैं मिलना पसंद करूँगा। खैर, जो भी है, इसके लिए मैं, अगर आप लोगों को कहीं तकलीफ़ है, दर्द है, दुख है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस क्षमा याचना को आप स्वीकार करेंगे और क्षमा कर देंगे। आज मैं कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ। मैंने मैट्रिक, इंटर, +2 तक आप लोगों को पता है, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह मैंने पढ़ाया। थोड़ा सा कुछ और करने का इच्छा किया और मैं चाहता हूँ कि कुछ और, हर एक इंसान चाहता है कि मैं थोड़ा उसमें प्रोग्रेस, दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करूँ। इसके लिए मुझे मेहनत करना है। तो बस इसी सब कुछ और रीज़न रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि +2 से भी ऊपर लोगों को मैं पढ़ाऊँ और उसके लिए मैंने प्रयास किया और प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं एक ज्योग्राफी, शायद आप नहीं सोचा होगा, सुना होगा, लेकिन मैं आज ज्योग्राफी लेकर के आया हूँ। वैसे विद्यार्थी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, BPSC TRE 4, BPSC टीचर या BPSC अधिकारी, किसी ये सारे जो एग्ज़ाम हैं या बिहार लेवल का किसी भी तरह का एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सभी विद्यार्थियों के लिए आज का जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैसे विद्यार्थी खासकर जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है या कॉन्सेप्ट को किसी कारणवश नहीं पढ़ाई कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल माध्यम से, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। जैसे ज्योग्राफी में ग्लोब क्या है, ग्लोब में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना होता है। उसमें लैटीट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, देशांतर की संख्या कितनी होती है, कर्क रेखा क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर क्या होता है, विषुवत क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होता है। ये सारी बातें तो रट लेते हैं, लेकिन यदि उसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा जाए तो जो कॉन्सेप्चुअल माध्यम होता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है और उसे याद करना, लर्न करना आसान हो जाता है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैं आज ज्योग्राफी का कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ
और मैं बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। वैसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, दरोगा, जो भी हैं, क्योंकि ज्योग्राफी तो हर एक चीज़ में पूछा जाता है कंपटीशन में, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सारे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसको आप देख कर करके मैं चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से कि आप ज़रूर अवश्य कमेंट करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को आप ज़रूर फॉलो करेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपको ये कैसा लगा। यदि आपको पसंद आए तो मैं चाह रहा हूँ कि 6 to 12 आपको मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़ा सकूं, बता सकूं। आप इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। छोड़िए, वो सब तो बात की बात है। सबसे पहले आज देखने का प्रयास कीजिए कि ज्योग्राफी को कैसे समझा जाता है। तो मैं आज शुरू कर रहा हूं। ज्योग्राफी, इसको मैं भूगोल, हिंदी में भूगोल, बचपना में आपने पढ़ा भूगोल, भू पृथ्वी, गोल गोल, पृथ्वी गोल। लेकिन अब हम लोग वो सब गोल गाल वाला नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ेंगे। और चूँकि कंपटीशन के व्यू से मैं पढ़ूंगा तो अब भूगोल गोल क्या, अब वो नहीं, अब हम लोग उसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। एक उसका जो पैरामीटर होता है, मैं 2 पैरामीटर लेकर के चलूँगा ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग ग्लोब को देखेंगे क्या है। अगर इसको अलग किया जाए ज्योग्राफी को, तो 2 शब्दों से मिला है, बना है, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी, ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक्चुअली जियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भू, और इसका मतलब होता है गोल, भूगोल। भू का मतलब होता है अर्थ, इसको हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। और गोल यहां पर आप पढ़ेंगे स्टडी, जिसको कहते हैं अध्ययन। तो इस तरीके से हम लोग ज्योग्राफी को डिफाइन करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पृथ्वी यानी अगर इसको दोनों को कंबाइन किया जाए तो पृथ्वी का अध्ययन, यानी हम लोग पृथ्वी का अध्ययन, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का अध्ययन, यानी पृथ्वी के बारे में इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये आपका पृथ्वी का अध्ययन है। पृथ्वी के अध्ययन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो पृथ्वी जस्ट लाइक ग्लोब, हम लोग पृथ्वी के अध्ययन कहाँ से करेंगे? क्योंकि पृथ्वी तो बहुत विशाल है, लेकिन इसी पृथ्वी को हम लोग छोटा सा रूप देते हैं जिसका नाम है ग्लोब। अब ग्लोब में जो है हम लोग पृथ्वी के अध्ययन करते हैं, तो हम लोग जो पृथ्वी के अध्ययन करेंगे इसके लिए 2 पैरामीटर लेंगे, 2 पैमाना के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे, 2 पैमाना के माध्यम से अध्ययन करेंगे पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन करने से पहले हम लोग को माइंड में आता है कि पृथ्वी की आकृति, एक्चुअली पृथ्वी की आकृति होती कैसी है? तो पृथ्वी की जो आकृति होती है, तो इसमें बहुत सारे लोग अपना अपना जवाब देंगे। पृथ्वी की आकृति फुटबॉल के समान गोल है, पृथ्वी की आकृति आलू जैसा है, पृथ्वी की आकृति रसगुल्ला जैसा है, पृथ्वी की आकृति संतरा जैसा है। अपना अपना तर्ज रखेंगे, अपने अपने हिसाब से सारे लोग बोलेंगे। तो खैर पृथ्वी तो गोल है ही, लेकिन अब हम लोग वो आकृति, अब फलाना ढिकलाना और चिकलाना आलू और फूलगोभी और टमाटर सब्जी मंडी हम लोग अब स्टडी अब नहीं करेंगे। अब सब्जी मंडी से हम लोग आगे निकल गए हैं। अब संतरा के जैसा, फलना के जैसा गोल है, चपटा है, तस्तरी जैसा है, प्याली जैसा है, अब वो सब नहीं। हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आकृति एक्चुअली क्या है? तो फिर पृथ्वी की आकृति ज्वाइड होता है। ज्वाइड, तो बोलेंगे ज्वाइड क्या है? ज्वाइड और फ्वाइड हम लोग नहीं जानते हैं। पृथ्वी की आकृति ज्वाइड का अर्थ होता है भू-आव, जिसको कहते हैं भू-आव। पृथ्वी कैसी है? ज्वाइड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो ज्वाइड है। ज्वाइड का मतलब होता है भू-आव। भू-आव क्या है? तो भू-आव जो होता है बंधु, जो पृथ्वी के ध्रुवों पर चपटा, जो पृथ्वी के ध्रुवों पर जो चपटा होता है, जो संतरा हम लोग जो बचपना में पढ़े हैं कि संतरे के शेप में होता है पृथ्वी, जो चपटा होता है ध्रुवों पर, पोल पर, उसी को ज्वाइड कहा जाता है और उसी को हिंदी में भू-आव कहते हैं। और यदि इसको और ठेठ में समझा जाए
तो पृथ्वी के ध्रुवों पर चपटा, दैट इज कॉल्ड ज्वाइड, उसी को भूभाग कहते हैं। बंधु, इससे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पृथ्वी की आकृति है। निम्न में से पृथ्वी की आकृति है, ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए, आज जो मैं बता रहा हूं इससे आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन पक्का है। मतलब पक्का है क्या, क्वेश्चन आता है पक्का, मतलब हम कोई अंतर्यामी नहीं है, मैं कोई बोर्ड से सेटिंग वेटिंग नहीं है। मैं इस बेसिस पर आपको मैं पक्का कर रहा हूं कि जितने भी सेट मैंने देखा उसमें इससे क्वेश्चन रहता है, आता है। इस अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं पक्का है, और पक्का है तो इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं ना। तो चूंकि सेट में क्वेश्चन मिला, आता है, क्या आता है आपको रहेगा, निम्न में से पृथ्वी की आकृति है। पहला रहेगा आपका गोल, बी में रहेगा प्याली के समान, सी में रहेगा ज्वाइड भी रहता है बंधु, ज्वाइड ये भी रहता है, और आपको भुआ भी मिलता है, भुआ ऐसा। तो ये दोनों तो एक ही है, या तो आपको ज्वाइड दे दे या तो आपको भुआ दे दे, तो आप भुआ भी लिखिए, ठीक है। लेकिन आप माइंड में ज्वाइड भी रखिएगा, हिंदी ज्वाइड इंग्लिश है लेकिन फिर भी ज्वाइड हिंदी में भी लिख देता है, तो आप ख्याल रखेंगे। तो भुआब, भुआब और आपका रह जाएगा नन। तो सबसे पहले पृथ्वी की आकृति कैसी है, ज्वाइड है, भुआब है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। निम्न में से पृथ्वी की आकृति है, गोल है, प्याली है, भुआब है, नन है, तो आपको यहाँ पे आपको जो जवाब में देना है वो भुआब की आकृति का है। तो इस तरीके से हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम जो पृथ्वी का अध्ययन करेंगे इसके लिए 2 पैरामीटर लेकर के मैं चलूँगा, क्योंकि पृथ्वी पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आलू, धनिया, प्याज, टमाटर, गुलकी, जीरा, हल्दी, मंगरेला, सारा। तो किसी बेसिस को लेकर के हम लोग स्टडी करेंगे बारी बारी से। तो मैं 2 पैरामीटर लेकर के मैं चलूँगा, जो होगा आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। ये 2 पैरामीटर लेकर करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग और इसको देखेंगे। देखिए, एक्चुअली हम लोग जो पृथ्वी का स्टडी करते हैं ग्लोब के माध्यम से करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अब देखिए क्या है, कैसे है, जो हमारा पैरामीटर होगा वो किस तरीके से होगा, ये देख लीजिए। मान लेते हैं ये ग्लोब है, और ये जो ग्लोब है इसमें हमारा जो पैरामीटर होगा, जो पैमाना होगा, वो हम लोग इसमें देखेंगे। पहला लैटिट्यूड, जिसको अक्षांश कहते हैं, और दूसरा जो होगा लॉन्गिट्यूड, जिसको देशांतर कहते हैं। ये 2 पैमाना को हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या, अक्षांश और देशांतर है क्या, और इसकी आवश्यकता क्या है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों जो है काल्पनिक है, रियलिटी नहीं, रियल में नहीं ऐसा होता है। लेकिन हम लोग ग्लोब में जब इसका स्टडी करते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है, और इसी के माध्यम से हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ग्लोब का अध्ययन करते हैं, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रूप में होता है। लैटिट्यूड जो होता है अक्षांश होता है, और लॉन्गिट्यूड जो होता है देशांतर होता है। क्या होता है देख लीजिए। अगर एक ग्लोब को देखा जाए, इसको हम ग्लोब मानते हैं, तो इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए आप, 2 पार्ट में बांट दिए या छोड़ दीजिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ग्लोब में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जैसे आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देख लीजिए, ये आपका अक्षांश है, ये अक्षांश है जिसको लैटिट्यूड कहते हैं। ये अक्षांश है, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। और आपको पता होनी चाहिए कि एक डिग्री के अंतराल पर, एक डिग्री के अंतराल पर ऐसे ऐसे जो है आपका टोटल अक्षांश जो होता है, जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, टोटल अक्षांशों की जो संख्या होती है ऊपर, इसी तरीके से ऊपर जो होता है यहाँ पर 90 होता है, तो इसको 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। ये अक्षांश है, ये अक्षांश है जिसको लैटिट्यूड कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से नीचे भी होता है, और लैटिट्यूड को हम उत्तर से मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से खींच सकते हैं। इस तरीके से भी खींच सकते हैं, 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 ऐसा और ऐसा भी खींच सकते हैं, ऐसा भी खींच सकते हैं, ऐसा, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हम लोग अक्षांश को खींच सकते हैं। तो ये जो आपका हो गया, ये अक्षांश हो गया। सारा बताऊंगा, पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। मैं जो भी बताता हूँ कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता हूँ, सिंपल सी बात है। और मैं आपके दिमाग में छापने का भरसक प्रयास करूंगा, देखिएगा मजा आ जाएगा।
तो ये जो है आपका, जिनको इस कॉन्सेप्ट नहीं पता है, किसी भी चीज़ का तैयारी कीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट आपकी पढ़ाई के समय को बचाता है। कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ते हैं, जिस चीज़ को आप याद करते हैं, लंबे टाइम तक वो रखता है। अंधेरा में तीर नहीं मारा जा सकता है भाई। याद कर रहे हैं अक्षांशों की संख्या 181, अक्षांशों की संख्या 181, अक्षांशों, ला वो 182 भी हो जाएगा एग्जाम में, 83 भी हो जाएगा। लेकिन क्यों होता है 181 कैसे होता है, 181 कैसे होता है, 179 कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट से देखेंगे। और ज्योग्राफी है, ये पढ़ाना इसलिए आसान है कि चूंकि ये साइंस से रिलेटेड है, बहुत मजा आता है। देख लीजिए, तो ये आपका अक्षांश है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है उसको हम अक्षांश कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूड, जो हॉरिजॉन्टल शेप में होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको अक्षांश कहते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको हम देशांतर कहते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये अक्षांश हो गया, जबकि ये देखिए देशांतर होगा। ये आपके देख लीजिए देशांतर होगा, ये देशांतर होगा, यहाँ से आएगा ध्रुवों में मिल जाएगा, ये देशांतर है, ये देशांतर है, ये देशांतर है। ये आपका लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, देशांतर, देशांतर, ये लॉन्गिट्यूड, 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 देख लीजिए। और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोब, और इसी पर हम लोग इसका स्टडी। तो जो ब्लू लाइन है आपका, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, एक मिनट, ये जो आपका ब्लू लाइन है, ये आपका लैटिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, जिसको अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और जो रेड वाला हो गया, जो लॉन्गिट्यूडनल है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल, जिसको देशांतर कहते हैं। ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों क्या है, ये आपका जो ब्लू लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और जब ये दोनों जाल मिलाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब मिलता है, तो इस जाल को जो है, इस जाल को हम लोग कहते हैं ग्रिड मैश, ग्रिड मैश, ग्रिड मैश, ध्यान दीजिएगा। यानी अक्षांश और देशांतर के जाल को, अक्षांश और देशांतर जो नेट वाला बनाता है, जाल बनाता है, उसको हम ग्रिड मैश कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड मैश कहते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या आता है देख लीजिए, निम्न में से कौन, कैसे क्वेश्चन आता है जो देख लीजिए, निम्न में से ग्रिड मैश है, निम्न में से ग्रिड मैश है। अब ग्रिड मैश क्या होता है, ऑप्शन आपको रहेगा, हिंदी में ही लिखता हूं, अक्षांश, बी में रहेगा देशांतर, सी में रहेगा ए एंड बी दोनों, और डी में रहेगा अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर के जाल। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, सेटों में मिलता है कि ग्रिड मैश से आप क्या समझते हैं, निम्न में से ग्रिड मैश कौन है, क्या है, क्या अक्षांश है ग्रिड मैश, नहीं, क्या देशांतर है ग्रिड मैश, नहीं, क्या अक्षांश देशांतर है ग्रिड मैश, नहीं, अक्षांश एवं देशांतर के जाल को ग्रिड मैश कहते हैं। तो अक्षांश एवं देशांतर के जाल जो होता है ग्रिड मैश कहलाता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रिड मैश किसको कहते हैं। बंधु, अक्षांश एवं देशांतर के जाल को ही ग्रिड मैश कहा जाता है। क्या बातें समझ में आई? अगर बातें समझ में नहीं आई तो लिख दीजिए कमेंट में हाय हाय मिर्ची, उह उह मिर्ची। अगर आपको समझ में नहीं आया तो लिख दीजिए हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। और यदि समझ में आ गया तो आप लिख दीजिए कमेंट में तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जल्दी से लिखिए कमेंट में। अगर आपको समझ में आ गया तो लिख दीजिए तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी ना किसी का तो मिर्ची लगता ही होगा बंधु। तो ये आपका ग्रिड मैश हो गया, ये ग्रिड मैश हो गया। तो आप इसको समझ सकते हैं अक्षांश और देशांतर के रूप में। बोलिए क्या तकलीफ है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने इसमें क्या देखा, अक्षांश और देशांतर को देखा। अक्षांश और
देशांतर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन को हम लोगों ने देखा, और जो उससे जाल बनता है उसको ग्रिड मैश कहते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद देखिए क्या देखना है। ये आपका ग्लोब हो गया, और इस ग्लोब को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। हो सकता है बड़ा छोटा है, मायने नहीं रखता है। आप ये जानिए कि दो भागों में हमने इसको बांटा, इस ग्लोब को दो भागों में बांटा, और जब ग्लोब को दो भागों में बांटा तो इसका नाम दे दिया हमने 0 डिग्री, और इसको 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री क्यों दिए, ये भी आपका प्रश्न होगा। तो 0 डिग्री क्यों दिए मैं बताऊंगा, वो भी मैं बता देता हूं। कहीं कन्फ्यूजन आपको मैं रहने नहीं दूंगा। एक्चुअली आपको कहीं कुछ बोलने और पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सारा चीज़ मैं बता दूंगा। तो ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। इंग्लिश में ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ग्रेट सर्कल, इक्वेटर, इस सारा नाम इसी लाइन का है, याद रखिएगा। एक्चुअली जो ये आपका अक्षांश है, 1 डिग्री के अंतराल पर इसमें इस तरीके से अक्षांश खींचा जाता है, एक डिग्री के अंतराल पर। तो ये भी अक्षांश है। इस तरीके से हम लोग 1 डिग्री के अंतराल पर इसको खींचते हैं, 1 डिग्री के अंतराल पर इसको हम लोग खींचते हैं, 1 डिग्री पर। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, इसकी लंबाई कमती जाती है, घटती जाती है। जो अक्षांश है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, अक्षांश की लंबाई कमती जाती है, घटती जाती है, और इस तरीके से यहाँ तक हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ तक पहुँच जाते हैं। यानी कहने का मतलब है 0 से ऊपर टोटल जो हमारा अक्षांश होता है 90 अक्षांश होता है, क्योंकि 1 डिग्री के अंतराल पर 90 डिग्री तक जाते हैं, तो 90 डिग्री नॉर्थ तक पहुँचते हैं, तो कितना अक्षांश हो गया, 90 अक्षांश हो गया। इस तरीके से हम 90 डिग्री तक पहुँच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी होता है, 1 डिग्री के अंतराल पर, बड़ा छोटा हो उससे मतलब नहीं है, आप समझिए 1 डिग्री पर अक्षांश रहता है। और जब 1 डिग्री का अंतराल रहता है, इसका मतलब ये पैरेलल भी होता है, समांतर भी होता है। ये अक्षांश 1 डिग्री के अंतराल पर हम लोग इस तरीके से खींचते हैं, ध्रुवों तक पहुंचते हैं, और यहाँ जब पहुंचते हैं तो 90 हो जाता है, और इसको 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। गौर फरमाएंगे, धैर्य रखिए, दिल थाम करके रखिए। बहुत मशक्कत से रहना पड़ा साल भर। ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 90 डिग्री साउथ हो गया। हमने ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया। जब हम 2 भागों में इसको बांटते हैं बंधु, देख लीजिए, जब हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, जब 2 भागों में बांटते हैं, ये 0 डिग्री है। जब 2 भागों में बांटते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आप मैप में क्या सीखे हैं। आप मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो आपने क्या सीखा? आपने यही सीखा कि जो नीचे होता है साउथ होता है, ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, राइट साइड जो होता है वो ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो वेस्ट होता है। डायरेक्शन में तो आपने यही देखा, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग यही देखते हैं, मैप में यही पढ़ते हैं। अगर मैं मानचित्र देख रहा हूँ तो नीचे साउथ हो जाता है, ऊपर नॉर्थ हो जाता है, राइट साइड ईस्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड वेस्ट हो जाता है। तो नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, और राइट साइड आपका पूरब हो गया, और लेफ्ट साइड आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से हमने इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटा, जो 0 डिग्री से शुरू किया। तो नीचे जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे, नीचे को क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर लिख दूं, उधर नहीं दिखता, यहीं पर दे देते हैं। ये आपका हो जाएगा सदर्न, इसको आप इधर समझ जाइएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। चिंता नहीं कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मैं लिखूंगा। और ऊपर जो हो जाएगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक्चुअली सदर्न हेमिस्फीयर को हम लोग लिखते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इसको जो हम लोग लिखते हैं उत्तरी गोलार्ध।
चूंकि गोला है, गोला का आधा गोलार्ध, गोला को हम लोग बांटते हैं, गोलार्ध हो गया। जब दो भागों में बांटे तो ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ऊपर उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आ रही बात समझ में? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर आपका क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो ऊपर का ये सारा अक्षांश है, जो ऊपर का अक्षांश है, इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और जो नीचे का है आपका यहां से नीचे, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन टू मी केयरफुली। ये आपका जो ग्लोब है, इसको हमने दो भागों में बांटा। यहां 0 डिग्री हो गया, चिंता मत कीजिए, 0 डिग्री हमारा ध्यान में है। क्यों, कैसे होता है मैं बताऊंगा, मैं सारा कुछ बताऊंगा। क्योंकि ज्योग्राफी है, साइंस से रिलेटेड, इसमें साइंस भी आता है, मैथ्स भी आता है। तो 0 डिग्री है तो मैं बखूबी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो आपका 0 डिग्री है, इसको हमने ग्लोब को दो भागों में बांटा। ऊपर वाला जो आपका हो गया हिस्सा, उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। गोलार्ध का मतलब गोला का आधा गोलार्ध। तो ऊपरी जो ऊपर होगा वो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और जो नीचे होगा वो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। जहां तक अक्षांश की बात है, तो जो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश है उसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और जो नीचे वाला है यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश है उसको हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, सदर्न लैटिट्यूड कहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन, यहां तक ऑब्जेक्शन नहीं है, यहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको डायरेक्शन भी पता है, ये 0 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस सारा चीज आपको पता है। टाइम भी देखना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां तक देखा। ज़्यादा देरी का बनाना थोड़ा मुश्किल है, बस यहीं तक हम आज रहने देते हैं। इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपका दिल करे कि मुझे, चूँकि देख लीजिए, किसी भी चीज़ का आप कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड मिलते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप, यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, उसी को आप आउट ऑफ सिलेबस बोल देते हैं। एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस कुछ होता नहीं है, सारा सिलेबस के अंतर्गत होता है। लेकिन एक्चुअली आप एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हैं, एनसीईआरटी को आप नहीं फॉलो कर पाते हैं, और वैसा वैसा वर्ड है जो कि अदर पब्लिकेशन में वैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है, उसका यूज नहीं होता है, कुछ पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो बिहार में तो यहाँ पर आप आयोग भी आपको घोषित कर दिया है कि आपको एनसीईआरटी आएगा। आप किसी भी चीज़ों की तैयारी कीजिए, बिहार पुलिस हो, एसएससी, बिहार एसएससी हो, बिहार टीचर हो, सीटेट हो या स्टेट हो, बीपीएससी अधिकारी हो, एनसीईआरटी सफिशिएंट और एंड मस्ट, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और फंडा ट्रिक भी मैं बताऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थी उसको याद करते हैं, उसका मैं फंडा ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे कहने का मतलब है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उसको आप याद करना होगा, उसको आप याद कीजिए। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इस तरीके से याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम उसको कॉन्सेप्ट में या ट्रिक फंडा में ले आते हैं तो वो ईजी वे में याद हो जाता है। जैसे कहने का मतलब, गरम छज्जे पर तीर मार, ग से गुजरात हो गया, रा से राजस्थान हो गया, मा से मध्य प्रदेश हो गया, गरम, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झा से झारखंड हो गया, तो इस तरह से पश्चिम बंगाल हो गया। इस तरीके से अगर हम कोई वर्ड लेकर के शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आसान हो जाता है याद करना। गरम छज्जे पर तीर मार, सारा उसमें जितने भी स्टेट से गुजरता है, जितने भी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं वो सारा उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फंडा है, इसको मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। डेली तो अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि समय अभी भी अभाव है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको बीच बीच में ये सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन को बूस्ट करने वाला होगा। फिर मैं आपसे मिलता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। जितने भी गलती अगर हमसे हुई है तो आप क्षमा याचना करेंगे, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद, फिर मैं मिलूँगा।